मैं सुचित्रा सिंह, प्राध्यापक वाणिज्य, आज आपके सामने साझेदारी का पुनर्गठन की श्रृंखला में भाग 1 के अंतर्गत नए साझेदार का प्रवेश और उससे संबंधित लेखांकन व्यवहार के बारे में चर्चा करूंगी। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं, जो हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, कि साझेदारी का गठन कैसे होता है। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक समझौता है जो एक व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत होते हैं, जिसका संचालन उन सब के द्वारा या उन सब की ओर से उनमें से किसी के द्वारा किया जाता है। साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत ये परिभाषा दी गई है कि साझेदारी में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं और वो लाभ बांटने के लिए एक समझौता करते हैं। तो क्या इस समझौते में परिवर्तन हो सकता है? हाँ, जो समझौता विद्यमान है साझेदारों के बीच, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। अब ये जानें कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन किस किस तरीके से हो सकता है। मान लेते हैं ए, बी और सी 3 साझेदार हैं। इन साझेदारों को अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है या किसी तरह की प्रबंधकीय सहायता चाहिए। इसके पास इनके लिए विकल्प है कि या तो वो किसी नए व्यक्ति को साझेदार बनाएं जो व्यवसाय में पूंजी लेकर आएगा। अगर नए व्यवसाय में नए साझेदार को हम प्रवेश देते हैं तो यहाँ पर पुराना समझौता ख़त्म हो जाएगा और नया समझौता बनाना पड़ेगा। इसी तरह से दूसरा विकल्प है कि मान लीजिए कोई विद्यमान साझेदार है, वर्तमान हालात में जो समझौते के अंतर्गत साझेदार हैं, अगर उनमें से ही एक साझेदार बोलता है कि चलो मैं अतिरिक्त पूंजी व्यवसाय में लगा देता हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि मेरा लाभ का हिस्सा बढ़ना चाहिए, या साझेदार आपस में ये सहमत करते हैं कि कोई एक साझेदार जो अपने काम के प्रति उदासीन है, सबकी सहमति से हम समझौते में परिवर्तन करके उसको लाभ का कम विभाजन दें। इसका मतलब वर्तमान जो समझौता है उसके अंतर्गत जो लाभ विभाजन का अनुपात है उसमें बदलाव आ जाएगा, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। या कोई साझेदार जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या या आयु की संबंधी समस्या या अपने किसी व्यक्तिगत कारण से फर्म को छोड़कर जाना चाहता है, अगर वो फर्म छोड़कर जाना चाहता है और साझेदारी ऐच्छिक है तो पूर्व सूचना दे के वो फर्म को छोड़कर जा सकता है, जिसे हम साझेदार की निवृत्ति, सेवानिवृत्ति कहेंगे। या अचानक किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो इस परिस्थिति में भी लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन आएगा। तो इन सब परिस्थितियों में जब साझेदार का प्रवेश होगा, जब विद्यमान साझेदारों के बीच समझौता होगा कि अनुपात में परिवर्तन कर दिया जाए, या कोई साझेदार फर्म छोड़कर जाना चाहता है, या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, इन सभी परिस्थितियों में जो वर्तमान समझौता है उसे ख़त्म किया जाएगा और नया समझौता बनाया जाएगा, लेकिन फर्म पहले की तरह सुचारू रूप से चलती रहेगी। यानी फर्म का विघटन नहीं होगा, साझेदारी का विघटन होगा। तो इसे हम साझेदारी का विघटन या साझेदारी का पुनर्गठन भी कह सकते हैं। अब साझेदार का प्रवेश, हम इस पर बात करेंगे। पहली परिस्थिति हम लेके चल रहे हैं जब साझेदार का प्रवेश होगा। साझेदार का प्रवेश किन किन कारणों से हो सकता है? यदि चालू फर्म है, उसमें अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है, या प्रबंधकीय सहायता चाहिए, या दोनों की आवश्यकता है, तो इस परिस्थिति में वर्तमान के जो साझेदार हैं वो संसाधनों की पूर्ति के लिए नए साझेदार को प्रवेश देने का निर्णय करते हैं। और हमें ज्ञात है कि साझेदारी अधिनियम
1932 के अनुसार किसी व्यक्ति की साझेदारी फर्म में प्रवेश सभी वर्तमान साझेदारों की स्वीकृति पर ही मिल सकती है, जबकि इसके विरुद्ध कोई विपरीत कोई समझौता ना हुआ हो। अब जो नया साझेदार आएगा व्यवसाय में, उसे मुख्य रूप से 2 अधिकार मिल जाते हैं। सबसे पहला अधिकार फर्म की संपत्तियों में भाग लेने का अधिकार। साझेदार जो प्रवेश कर रहा है साझेदारी में, उसे 2 अधिकार मिलते हैं। पहला, संपत्तियों में भाग लेने का अधिकार। संपत्तियों में भाग लेने का अधिकार, इसका मतलब फर्म की जितनी भी संपत्तियां हैं उन सब पर उसको अधिकार मिलेगा। और दूसरा उसे मिलेगा भावी लाभ जो होगा, जिसमें उसके आने के बाद जो लाभ होगा, उस लाभ में भी भाग लेने का अधिकार उसको मिलेगा। अब 2 अधिकार मिल रहे हैं उसे, इसलिए वो 2 राशि लेकर आएगा। अगर संपत्तियों में भाग लेता है, उसका अधिकार चाहिए, तो उसके लिए वो पूंजी लेकर आएगा जिसके लिए हम उसे प्रवेश दे रहे हैं। भावी लाभ में भाग लेने का अधिकार, इसका मतलब जो भविष्य में लाभ होंगे उन लाभों में भी उसको भाग मिलेगा, लेकिन ये तभी संभव है जब वर्तमान साझेदार अपने लाभ का कुछ हिस्सा उसके पक्ष में त्याग करेंगे। तो हम साझेदार के प्रवेश पर क्या क्या व्यवहार करेंगे, हम इसकी गणना करते हैं। पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नए साझेदार के लिए वर्तमान साझेदारों में से कौन कौन त्याग कर रहा है, और जो साझेदार वर्तमान साझेदार नए साझेदार के पक्ष में त्याग करेंगे अपने लाभ का हिस्सा, उसके लिए हम त्याग अनुपात की गणना करेंगे। अब क्योंकि वो भविष्य में लाभ बांटेगा, तो लाभ किस अनुपात में बटेगा, इसके लिए नए लाभ अनुपात की भी गणना करेंगे। साझेदार के प्रवेश पर 2 बिंदु जिस पर अभी बात करेंगे, त्याग अनुपात और नए लाभ अनुपात क्या होगा। दैट मीन्स भविष्य में जो लाभ होगा वो नए साझेदार को मिलाकर किस अनुपात में बांटा जाएगा, इसके लिए भी हम नए लाभ अनुपात की गणना करेंगे। इससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि लाभ अनुपात होता क्या है, त्याग अनुपात क्या होता है। त्याग अनुपात वो अनुपात है जिस फर्म के पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में अपने लाभ का एक भाग त्याग करने के लिए सहमत होते हैं, उसे हम त्याग अनुपात कहते हैं। त्याग अनुपात की गणना करने के लिए पुराना भाग लाभ का, उसमें से नया भाग लाभ का माइनस कर देंगे, घटा देंगे। अगर पुराना भाग ज़्यादा है और नया भाग कम है, तो जाहिर है पुराना उसको ज़्यादा मिल रहा था और अब कम मिलेगा तो वो त्याग कर रहा है। इसके विपरीत अगर पुराना भाग कम है और उससे नया ज़्यादा मिल रहा है तो उसे फ़ायदा हो रहा है, वो अधिलाभ होगा। आज हम बात करेंगे सिर्फ त्याग अनुपात की, क्योंकि हम नए साझेदार का जब प्रवेश होता है तो हम त्याग अनुपात की गणना करते हैं।
कब कब हम त्याग अनुपात की गणना करते हैं? जब जब समझौते में परिवर्तन होगा, लाभ अनुपात विभाजन में परिवर्तन होगा, तब तब कोई त्याग करेगा, किसी को फ़ायदा मिलेगा, तो जो त्याग करेगा उसके लिए हम त्याग अनुपात की गणना करते हैं। तो त्याग अनुपात की गणना कब करेंगे? जब नए साझेदार का प्रवेश होगा या वर्तमान साझेदारों में लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन आएगा। इसी के साथ अगर हम त्याग अनुपात की गणना करते हैं तो त्याग अनुपात के बाद साझेदारों के बीच में नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा, हम उसकी भी गणना करेंगे। तो हम नया लाभ विभाजन अनुपात के बारे में बात करें, फिर इस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। नया लाभ विभाजन अनुपात क्या है? जब नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदार अपने हिस्से के कुछ भाग का त्याग नए साझेदार के पक्ष में करते हैं। नए साझेदार को लाभ का वितरण कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, वर्तमान साझेदार अपने हिस्से में से कितना उसके लिए छोड़ेंगे या नया साझेदार वर्तमान साझेदारों से किस प्रकार से अधिग्रहित करेगा, इसका निर्णय पुराने साझेदार और नए साझेदार दोनों के मध्य आपसी सहमति से किया जाता है। इसीलिए ये सभी साझेदार के मध्य नए लाभ विभाजन अनुपात के निर्धारण की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है नया लाभ विभाजन सभी साझेदारों की सहमति से किया जाता है। तो दो बातें पहले बात करते हैं, त्याग अनुपात और नए लाभ विभाजन अनुपात। इस पर आधारित हम कुछ प्रश्न करेंगे, पर उससे पहले ये जान लें कि त्याग अनुपात का प्रयोजन क्या था, क्यों हमने इसकी गणना की। अभी मैंने बताया कि जब पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में उसके प्रवेश होने पर अपना एक हिस्सा साझेदार के लिए त्याग देते हैं, तो यह आवश्यक है कि वर्तमान साझेदारों को जो भाग उन्होंने त्यागा है, जो हानि हुई है उनको भाग त्यागने से, उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। इसके लिए वह अतिरिक्त राशि लाने के लिए कहते हैं नए साझेदार से, जिसे हम ख्याति या प्रीमियम कहते हैं। इस राशि का विभाजन उन साझेदारों में उस अनुपात में होगा जिस भाग में वो साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं। तो मुख्य तौर पर हम दो बातें यहाँ पहले सीखेंगे कि कौन कौन त्याग कर रहा है नए साझेदार के पक्ष में, किस अनुपात में त्याग कर रहा है, और त्याग करने के बाद भविष्य में लाभ बांटने के लिए उनका नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा। इस पर आधारित हम पहले कुछ प्रश्न करेंगे। प्रश्न करने से पहले एक बात और हम यहाँ पर करना चाहेंगे कि ये तो मालूम पड़ गया कि संपत्तियों में भाग लेने के लिए अधिकार मिला, पूंजी लेकर आया वो, लेकिन भविष्य में भाग लेने के लिए अधिकार, यहाँ पर स्थिति विवरण में हम थोड़ा सा समझते हैं कि नए साझेदार के आने से स्थिति विवरण में क्या फ़र्क आएगा। नया साझेदार आएगा, वो रोकड़ में पूंजी लाएगा, तो यहाँ पर स्थिति विवरण, यहाँ हम दिखाते हैं अपनी देयता और यहाँ दिखाते हैं हम संपत्तियाँ। तो जब नया साझेदार आएगा, रोकड़ लाएगा, तो फर्म की संपत्ति बढ़ेगी। इसी के साथ साथ वो जो संपत्ति में भाग लेने के लिए पूंजी लाएगा, तो नए साझेदार की पूंजी भी बढ़ेगी, नए साझेदार की पूंजी बढ़ेगी। तो स्थिति विवरण बराबर रहा, इधर रोकड़ बढ़ा और इधर नए साझेदार की पूंजी बढ़ी। अब जो उसको दूसरा अधिकार मिला, भविष्य में भावी लाभ में भाग लेने का अधिकार, ये तभी मिल पाया जब वर्तमान साझेदारों ने अपना कुछ भाग इसके पक्ष में छोड़ा। अब वो ये कह रहे हैं कि नए साझेदार के आने से हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फर्म को रोकड़ चाहिए था, पूंजी चाहिए थी, अतिरिक्त पूंजी लेकर आया ये, लेकिन इसके आने से हमें तो नुकसान हो गया, तो हमारी इस हानि की क्षतिपूर्ति
ये नया साझेदार करेगा। तो क्षतिपूर्ति के लिए, अब क्योंकि सहमति से ये साझेदारी बनी है, तो जो नया साझेदार है वो क्षतिपूर्ति करने के लिए भी तैयार है। तो वर्तमान साझेदार कहते हैं कि हमारी इस हानि, इस क्षतिपूर्ति के लिए कुछ आप अतिरिक्त राशि लाएंगे, और वो अतिरिक्त राशि मानी जाएगी ख्याति या प्रीमियम या ख्याति का प्रतिफल, ख्याति पर प्रतिफल। हम किसी भी नाम से जान सकते हैं इसको। तो यहां से मालूम पड़ा कि जो नया साझेदार है वो दो राशि लेकर आएगा, एक राशि पूंजी के रूप में और दूसरी राशि क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रीमियम, ख्याति या प्रीमियम पर, ख्याति पर प्रतिफल के रूप में लेकर आएगा। तो इसको जानने से पहले इन्हीं दोनों अधिकारों के बारे में यहाँ देखें स्थिति विवरण में। वो रोकड़ लेकर आया, यहाँ साझेदार की पूंजी आ गई। एक और राशि लेकर आया रोकड़ के रूप में, लेकिन ये राशि वो वर्तमान साझेदारों को उनकी हानि की क्षतिपूर्ति के लिए लेकर आया। तो ये जो राशि है ये किसको मिलेगी? पुराने साझेदारों को। तो वर्तमान साझेदार में जो त्याग कर रहा होगा उसकी खाते में ये राशि आ जाएगी। तो दोनों देखो, दोनों का असर आ गया। यहाँ संपत्ति बढ़ी रोकड़ में, यहाँ साझेदार की पूंजी बढ़ गई। यहाँ और वो राशि लेकर आया, लेकिन इस राशि पर किसका अधिकार माना जाएगा? वर्तमान साझेदार में जो त्याग कर रहा होगा उसका। तो हमारी स्थिति विवरण फिर से बराबर हो गया। तो इन्हीं दोनों बिंदुओं पर आधारित हम कुछ प्रश्न करेंगे। मान लेते हैं ए और बी दो साझेदार हैं और लाभ का विभाजन 3:2 के अनुपात में करते हैं। वो सी को एक साझेदार के रूप में 1/5 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। अब आपको ए, बी और सी तीनों का नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करना है और साथ में ही किस किस साझेदार ने त्याग किया ये अनुपात ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। ए और बी दो साझेदार हैं, लाभ का अनुपात 3:2 है। सी नए साझेदार के रूप में आ रहा है और उसको 1/5 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। अब हमें नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करना है और कौन कितना त्याग करता है ये ज्ञात करना है। अब क्योंकि हम सी को 1/5 भाग के लिए लेकर आए हैं तो उसको 1/5 तो देना पड़ेगा। बाकी शेष हमारे पास रह गया 4/5। इस 4/5 को ए और बी विभाजित करेंगे। किस अनुपात में विभाजित करेंगे? नहीं दिया हुआ। तो जो उनका पुराना अनुपात है उसी अनुपात में विभाजित करेंगे। हम कैसे करेंगे? सी का भाग 1/5, शेष भाग रह गया हमारे पास 4/5। अब ए का नया भाग, जो शेष भाग है 4/5, उसी में से उसको मिलेगा। इसी तरह से बी का भाग, बी का नया भाग, इसको भी 4/5 में से ही मिलेगा। किस अनुपात में? इनके पुराने अनुपात में। सो पुराना अनुपात इनका है 3/5 और 2/5। तो ए का आ गया 12/25, बी का आ गया 8/25। अब क्योंकि हमें नया अनुपात निकालना है तो हम सी का भाग भी देखें। सी तो अभी अभी आने वाला साझेदार है। सी का भाग हो गया 1/5। इन सब का लघुत्तम अगर देखें तो अब सी का भाग हो गया 5/25। इसका मतलब नया भाग हो गया हमारे पास, नया लाभ अनुपात 12
12/25, 8/25 और 5/25। निकल कर आया 12:8:5। नया अनुपात तो हमें मालूम पड़ गया। कौन कितना त्याग कर रहा है ये जानने के लिए अभी हमने बात की थी त्याग अनुपात कैसे निकाल सकते हैं। पुराना भाग घटा नया भाग। पुराना भाग इनका था ए का, ए कितना त्याग कर रहे हैं देख ले जरा। ए का पुराना भाग है 3/5 घटा ए का नया भाग है 12/25। 15 - 12 3/25। इसी तरीके से बी का देखें, बी कितना त्याग कर रहे हैं। बी का हिस्सा था पुराना 2/5 और नया आया उनका 8/25। 10 - 8 2/25 और सी तो नया साझेदार है तो सी तो त्याग करेगा नहीं, तो यहाँ पर त्याग अनुपात ए और बी का हो गया 3:2। अब हम देखें तो ये उनके पुराने अनुपात के बराबर है। तो यहाँ पर एक हमें निष्कर्ष मिलता है कि जब पुराने पार्टनर्स हैं, पुराने साझेदार हैं, जो 3:2 में पहले लाभ विभाजित कर रहे थे, नए साझेदार के आने के बाद 1/5 देने के बाद बाकी भाग उन्होंने अपने बीच में बांटा और त्याग अनुपात निकाला और कोई सूचना नहीं है, तो उस परिस्थिति में उनका पुराना भाग ही उनका त्याग अनुपात बनेगा। एक निष्कर्ष निकल कर आया कि जब दो पुराने साझेदार हैं, नया साझेदार आ रहा है और उसकी कुछ और जानकारी नहीं दी गई है, ऐसी परिस्थिति में पुराने साझेदारों का जो पुराना अनुपात होगा वही त्याग अनुपात होगा। अगला प्रश्न है, ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं और वो 3:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं लाभों को और सी को 3/10 भाग के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं, जिसे सी ए से 2/10 भाग ले रहा है और बी से 1/10 भाग ले रहा है। अब हमें यहाँ पर ए, बी और सी तीनों का लाभ नया विभाजन अनुपात ज्ञात करना है और त्याग अनुपात की गणना करनी है। जल्दी से करते हैं। ए और बी 3:2, सी आ रहा है 3:10, 3/10 के लिए। इसमें से ए उसको देता है 2/10 और बी देता है 1/10। नया अनुपात निकालें। ए का नया भाग हो जाएगा 3/5 घटा जितना उसने छोड़ा 2/10, 4/10। बी का नया भाग निकालें 2/5 घटा जितना उसने छोड़ा 1/10, 3/10 और सी का भाग 3/10। तो नया लाभ विभाजन अनुपात बना ए, बी और सी के लिए ए का 4/10, बी का 3/10 और सी का 3/10, मतलब 4:3:3। यहाँ से ए ने त्याग किया 2/10, बी ने त्याग किया 1/10, तो यहाँ से हमारा त्याग अनुपात निकल आया 2:1। अगला प्रश्न, ए, बी एक फर्म में साझेदार हैं, 3:2 में लाभ विभाजित करते हैं। वो सी को अपना नए साझेदार के रूप में शामिल करते हैं। ए अपने भाग का 1/4 भाग और बी अपने भाग का 1/3 भाग त्याग करते हैं। यहाँ पर ए, बी और सी का नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना करनी है और त्याग अनुपात की। ए और बी दो साझेदार, सी
नए साझेदार के रूप में आता है। ए अपने लाभ का 1/4 भाग, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ए अपने भाग का 1/4 भाग और बी अपने भाग का 1/3 भाग त्याग करते हैं। तो ए ने कितना त्याग किया? ए का अपना भाग कितना है? 3/5 घट और का मतलब गुणा 1/4, तो 3/20 भाग का त्याग किया ए ने। बी अपने भाग का 1/3 भाग, बी का भाग है 2/5 और का के लिए गुणा 1/3, 2/15, 3/20 और 2/15। अब इनका देखें तो ये भिन्न समान नहीं है। समान बनाने के लिए इसको हम 3 से गुणा कर दें और इसको हम 4 से गुणा कर दें, तो यहाँ पर ये उनका त्याग अनुपात आ गया। ए का नया भाग, ए का पुराना भाग है 3/5 घटा जितना उसने छोड़ा 9/60। बी का नया भाग, बी का पुराना भाग था 2/5 घटा जितना उसने छोड़ा। अब सी को मिला कितना? सी का यहाँ तो देखो नहीं दिया हुआ, तो सी के ये दोनों भाग अगर हम जोड़ दें तो ये सी का भाग बन जाएगा। तो सी का भाग हो गया, ए से मिला उसे 9/60 प्लस बी से मिला 8/60, मिला दिया तो इनका नया अनुपात 27:16:17। इसको जोड़ के देखें तो वो इसके बराबर आएगा। इसका मतलब है 60 हिस्से किए, 27 ए को मिला, 16 बी को मिला, 60 में से 17 सी को मिला, तो इन तीनों का जोड़ भी 60 के बराबर आना चाहिए। तो अनुपात, नया अनुपात भी मालूम पड़ गया और यहाँ से हमारे पास त्याग अनुपात हो गया 9:8। तो अब तक हमने जाना साझेदारी का पुनर्गठन कैसे किया जाता है, कब कब किया जाता है और साझेदारी के पुनर्गठन पर लेखांकन व्यवहार कैसे किया जाता है। यानी कोई साझेदार त्याग करता है तो त्याग अनुपात निकालते हैं उन साझेदारों का और उनके त्याग अनुपात से नए साझेदार को भाग में हिस्सेदारी मिलती है। तो उन सभी साझेदारों का हम नया लाभ अनुपात ज्ञात करते हैं। तो अभी हमने ज्ञात किया नया लाभ अनुपात और त्याग अनुपात। धन्यवाद।